हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोज़गार विद अंकुश शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आज आपको मैं दिखा रहा हूँ इमेजेस एटम के बारे में। एटम जो कि किसी भी मेटल के अंदर या फिर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर पाया जाता है। दोस्तों, एटम के अंदर हमारा होता है इलेक्ट्रॉन। तो बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, लोगों को कहते हुए सुना होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही करंट होता है। ये सही भी है बात, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही करंट होता है, करेक्ट। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये क्या कभी ख़त्म हो जाते हैं? ये आज का हमारा सवाल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमारा करंट होता है, करेक्ट है एकदम। लेकिन कैसे? मैं इसमें आपको ये कई चीज़ें बताने वाला हूँ। पहली चीज़ होगी हमारी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, कहाँ लगे हुए होते हैं, किस तरीके से इनका मूवमेंट होता है। दूसरी बात, बिना वोल्टेज अप्लाई करे करंट क्यों नहीं फ्लो कर पाता है अगर इलेक्ट्रॉन्स हमेशा अवेलेबल हैं। तीसरी बात, ये बताऊंगा मैं आपको कि डीसी करंट और एसी करंट दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का किस तरीके से फ्लो होता है। ठीक है, तो ये हमारे 3 क्वेश्चन मेनली कवर होने वाले हैं। बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको इसमें वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें जाना होगा एटम की तरफ। दोस्तों, एटम क्या होता है? एटम जो है वो हमारा सबसे छोटा कंपोनेंट होता है किसी भी एक मेटल या मॉलिक्यूल का। सपोज़ हम आयरन ले रहे हैं, सपोज़ हम कॉपर ले रहे हैं, एल्यूमिनियम ले रहे हैं, तो कोई भी हो, चाहे कोई भी मेटल हो, कोई भी एल्यूमिनियम या कुछ भी एनीथिंग, सभी के अंदर एक एटम होता है। बोल सकते हैं जैसे कार्बन है तो कार्बन मॉलिक्यूल भी हमारा छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, छोटे छोटे का मतलब आप इतना समझ लीजिए कि सबसे छोटा जो पार्ट होता है वो एटम ही होता है। ठीक है, आप एटम से ज़्यादा उस पार्टिकल को डिवाइड नहीं कर सकते हो। लेकिन एटम के अंदर भी 3 कंपोनेंट्स हैं। अब दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि एटम इतना छोटा पार्टिकल है, उसके अंदर भी 3 कंपोनेंट हैं। अब वो 3 क्या है? वो है पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अभी हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स से ही हमारा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का संबंध है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को हम जो करंट को डिफाइन करते हैं उसमें हम डायरेक्टली यही बोलते हैं, करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, करंट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो बेसिकली हम जो भी करंट के बारे में बात करते हैं उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात जरूर करते हैं। अब दोस्तों, जैसा हम यहाँ पे इमेज के अंदर देख सकते हैं, आप इसमें 2 पार्ट देख पा रहे होंगे। एक ये जो अंदर जो येलो और रेड कलर के जो एक साथ बंडल बना हुआ है, ठीक है, पार्टिकल्स का, ये जो रेड और येलो कलर का बंडल है इसको हम बोलते हैं सबसे इंटरनल पार्ट को न्यूक्लियस ऑफ द एटम। एटम का न्यूक्लियस बोलते हैं इसको। और ये जो दोस्तों न्यूक्लियस होता है इसके अंदर हमारे 2 पार्टिकल्स पाए जाते हैं। एक पार्टिकल हमारा न्यूट्रॉन हो गया और एक पार्टिकल हमारा प्रोटॉन हो गया। अब दोस्तों, जो बचता है हमारा इलेक्ट्रॉन, ये थर्ड पार्टिकल, ये पार्टिकल का काम क्या होता है? ये हमारा जो आउटर मोस्ट सेल हैं उनके अंदर सर्कुलेशन बनाए रखता है। ठीक है, आउटर सेल्स में ये घूमता रहता है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, जैसे इसकी ये बीच वाले पार्ट को छोड़ के नेक्स्ट वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, दूसरे वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तीसरे वाली सेल में 18 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं और चौथे वाली सेल में हमारे कितने दिखेंगे? 32 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप कहोगे आपको कैसे पता? तो इसके लिए भी फॉर्मूला होता है 2 × n²। ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर सेल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना होता है? 2n²। n इज़ द नंबर ऑफ सेल। तो अगर यहाँ पे फर्स्ट सेल के लिए देखना है तो 2 × 1 का स्क्वायर, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर सेकेंड सेल के लिए देखना है तो 2 × 2 का स्क्वायर, 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे में देखना 2 × 3 का स्क्वायर, तो 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमारे इलेक्ट्रॉन्स की काउंट हम कर सकते हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया? इलेक्ट्रॉन्स हमारे आउटर मोस्ट सेल्स में घूमते रहते हैं। दोस्तों, सबसे जो आउटर सेल होगी वो हमारा सबसे कम जुड़ा हुआ होता है हमारे न्यूक्लियस के साथ, क्योंकि ये न्यूक्लियस के साथ ही अट्रैक्ट बॉन्ड में अट्रैक्टेड होते हैं, जिस वजह से ये बाहर नहीं भागते हैं। लेकिन हम इनको अगर थोड़ा सा टेम्परेचर दे दें
तो हमारे जो सबसे आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सबसे पहले फ्री होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बॉन्ड में बंधे हुए हैं, अभी बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। तो जैसे ही इनको उतनी एनर्जी मिल जाए जिससे बॉन्ड ब्रेक कर दें, तुरंत ये बॉन्ड को क्या करते हैं, छोड़ के नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। तो इसको बेसिकली हम जो सबसे आउटर मोस्ट सेल है इसको कंडक्शन बैंड भी बोलते हैं, ठीक है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड हमारे दो बैंड होते हैं। तो वैलेंस बैंड जो है हमारा, उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली पाए जाते हैं जैसे कि ये दिख रहा है। और कंडक्शन बैंड का मतलब है अगर ये वैलेंस बैंड में एनर्जी बहुत ज़्यादा इनको मिल जाती है तो ये जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो कराने में ये हेल्प करने लगते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा इसमें डिटेल्स में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट इतना हाँ कवर जरूर करेंगे हम सारे पॉइंट, ठीक है दोस्तों। आपको तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो करती है। प्रोटॉन का हमारा चार्ज जो है वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो नेगेटिव होता है, और जो हमारा न्यूट्रॉन है इसका चार्ज हमारा जीरो होता है, न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल मतलब कि कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और पॉजिटिव में प्रोटॉन का सेम होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और न्यूट्रॉन का जीरो चार्ज, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम करंट फ्लो कराने की तरफ। तो दोस्तों हमने सुना है कि करंट जो फ्लो करती है वो हमारी किससे करती है, वोल्टेज अप्लाई करने पे, है ना। वोल्टेज अप्लाई करके अगर हम सर्किट को कंप्लीट करेंगे तभी हमारी करंट फ्लो करती है। और करंट तो हमारी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही बोलते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो पहले भी हो रहा होता है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया ये सब देखिए, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ही तो कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि हमारे जो चार्जेस हैं उनका रिकॉम्बिनेशन भी होता रहता है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अगर एक दूसरे के आसपास अवेलेबल होंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से रिकम्बाइन कर जाएंगे और चार्ज वहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा, जीरो चार्ज, ठीक है जी। तो इस तरीके से प्रॉब्लम क्या आती है, अगर हमारा जीरो चार्ज हो जाता है तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलफाई कर दे रहे हैं, न्यूट्रल बना दे रहे हैं, ठीक है, कोई चार्ज नहीं बचेगा। तो इस केस में अगर हमारा प्रॉब्लम क्या आता है दोस्तों, अगर हमारा प्रॉब्लम ये आएगा, देखिए सपोज ये हमारे इस तरीके से अवेलेबल हैं चार्जेस, ठीक है जी। अब क्या है कि एक दूसरे से रिकम्बाइन करेंगे और वहाँ पे हमारा एक होल बन जाता है, ठीक है। ये क्या करते हैं कि हमारा रिकॉम्बिनेशन के बाद हमारा चार्ज न्यूट्रल कर देता है, ना इलेक्ट्रॉन बचता है ना प्रोटॉन बचता है, जीरो चार्ज बच जाता है, वहाँ पे न्यूट्रल चार्ज बच जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना क्या है, यहाँ पे अगर हम वोल्टेज अप्लाई कर दें। दूसरी बात, इसकी जो इलेक्ट्रॉन की मोशन है वो रैंडम मोशन होती है, वो किसी भी डायरेक्शन में भटकते रहते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप इसी चार्ज को, अगर आप एक वोल्टेज अप्लाई कर दें, एक रास्ता दिखा दें, तो ये चार्जेस क्या होंगे, सारे यूनि डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में यूनाइट हो जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से भागने चालू हो जाएंगे, इधर उधर कोई नहीं जाएगा अब, क्योंकि अब इनको रास्ता आपने दिखा दिया वोल्टेज अप्लाई करके कि कौन सी साइड इनको जाना है। अब इस तरीके से करने से क्या होगा, ये चार्ज हमारे यूनि डायरेक्शनल हो जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करेंगे, और वही जो डायरेक्शन में फ़्लो करने का तरीका या प्रोसीजर, इसी को हम बोलते हैं करंट, ठीक है। चार्जेस का जो फ़्लो है उसी को हम करंट बोलते हैं। तो यहाँ इस तरीके से हमारी करंट फ्लो करती है वोल्टेज अप्लाई करने से, और वोल्टेज ना अप्लाई करें तो नहीं फ्लो कर पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बढ़ते हैं। अब एसी और डीसी के अंदर क्या हमारे इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म होते हैं या नहीं होते हैं, इस बात पे हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों डीसी की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। अगर हम डीसी सप्लाई की बात करें, मतलब कि बैटरी की बात कर रहे हैं, तो ये बैटरी होगी। और इस बैटरी के अंदर क्या होता है, दो टर्मिनल भी होते हैं, एक नेगेटिव मान लेते हैं, एक पॉजिटिव मान लेते हैं, ये हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब होता क्या है कि जब बैटरी हमारी पूरी चार्ज है, अगर उस टाइम पे हम इससे लोड कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो ये हमारा जो लोड है ये चार्जेस को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, मतलब इसकी जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करेगा। अब जब एब्जॉर्ब करेगा तो हमारे जो चार्ज पॉजिटिव की तरफ थे वो नेगेटिव की तरफ आना चालू हो जाएंगे, ठीक है। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे वो हमारे पॉजिटिव की तरफ आने चालू हो जाएंगे। तो देखिए इसको मैं एक टंकी के हेल्प से आपको समझाता हूँ। जैसे आपने पानी का टैंक सुना होगा, ये मान लीजिए दो पानी के टैंक हैं। एक पानी का टैंक हमारा पूरा भरा हुआ है ऑलमोस्ट, ठीक है, ये हमारा क्या है, पूरा भरा हुआ है, और ये हमारा कितना है, थोड़ा सा भरा हुआ है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने बेसिकली इन दोनों को एक नली से कनेक्ट कर दिया, या फिर एक इसमें ट्यूब लगा दी है, या एक पाइप लगा दिया है, जिससे कि हम दोनों पाइप टंकी को कनेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारी टंकी ज़्यादा भरी हुई है, उस टंकी से पानी निकल निकल के छोटे वाली टंकी में आने लगता है।
लेकिन एक लेवल ऐसा आ जाता है जब हमारी दोनों टंकियां बराबर भरी होती हैं। ये देखिए, ये भी यहाँ तक भर गई, अब ये भी यहाँ तक भर गई। अब क्या है, दोनों में इक्वल चार्ज आ गए या इक्वल पानी आ गया। तो जब दोनों में इक्वल पानी आ गया तो ये टंकी में से पानी अब ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा। क्यों? क्योंकि सैचुरेट हो चुका है। तो इस तरीके से हमारी जो बैटरी बैंक है वो भी बिहेव ऐसे ही करती है। मान लीजिए जब हमारी बैटरी फुल्ली चार्ज हो चुकी है तो उस केस में क्या है, एक तरफ चार्ज बहुत ज़्यादा स्टोर्ड है और एक तरफ जीरो है, तो हमारे चार्ज एक तरफ से दूसरी तरफ मूव कर सकते हैं। लेकिन जब बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो जाती है तो डिस्चार्ज होने के केस में हमारे दोनों तरफ चार्ज ख़त्म हो जाते हैं। तो चार्ज जब दोनों तरफ ख़त्म हो जाएंगे या इक्वल हो जाएंगे तो उस केस में क्या होगा, हमारा चार्जेस का मूवमेंट बंद हो जाएगा। ठीक है, तो डीसी के केस में हो क्या रहा है, बेसिकली एक बार हमारे चार्ज इधर से इधर आ रहे हैं ड्यूरिंग चार्जिंग, और दूसरी बार हमारे चार्ज जो हैं वो दूसरी साइड आ रहे हैं। जैसे कि ये था हमारा, तो एक बार क्या होगा, चार्ज जो हैं हमारे एक बार इधर से इधर आएंगे चार्जिंग में, एक बार इधर से इधर चले जाएंगे डिस्चार्जिंग में, फिर इधर से इधर आ जाएंगे चार्जिंग में, फिर इधर से इधर चले जाएंगे डिस्चार्जिंग में। तो इसका मतलब क्या है, डीसी के अंदर कभी भी चार्ज क्या ख़त्म हो रहे हैं? नहीं हो रहे ख़त्म, क्योंकि चार्ज का मूवमेंट, स्थानांतरण चल रहा है। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज चल रहा है। एक बार इधर जाते हैं, फिर इधर जाते हैं, फिर इधर जाते हैं, फिर इधर जाते हैं, ऐसे ही चल रहा है बस मूवमेंट। तो इससे क्या है, एक साइकिल बन जा रही है। ठीक है, करंट की। तो ये करंट की साइकिल यहाँ पे हमें समझने लायक चीज़ है। तो इसका मतलब डीसी में कभी भी इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म नहीं होते हैं। एसी की अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो एसी में क्या होता है, हमारे पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं होते, फेज और न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो एसी के केस में हमें क्या मिलता है, फेज या लाइन बोलते हैं इसको, और दूसरा हमारा हो गया न्यूट्रल। ठीक है जी, एक हो गया फेज या न्यूट्रल, सॉरी फेज या लाइन, और दूसरा हो गया हमारा न्यूट्रल। तो फेज और न्यूट्रल जो टर्मिनल हैं इनके बीच में हमारी एक, आपने सुना होगा फ्रीक्वेंसी है ना, 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी हम इंडिया में यूज़ करते हैं। 60 हर्ट्ज़ की आपने देखा होगा यूएसए और कनाडा वगैरह में यूज़ होती है। तो 50 हर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी हम इंडिया में यूज़ करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या अंतर है, टी इक्वल टू 1/f होता है, मतलब 1/50। तो ये क्या है, 20 मिली सेकेंड। मतलब एक जो हमारी साइकिल कंप्लीट हो रही है पॉजिटिव और नेगेटिव को मिला के, वो हमारी हो रही है 20 मिली सेकेंड में। ठीक है, ये देखिए ये वाला हो गया हमारा टोटल मिला के 20 मिली सेकेंड। ठीक है जी, अब इस 20 मिली सेकेंड में ये कितना है, 10 मिली सेकेंड। अब दूसरा कितना, ये भी 10 मिली सेकेंड। तो मतलब कि 10 हो गया हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए 10 मिली सेकेंड, और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी 10 मिली सेकेंड हो गया। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं। तो अगर हमारा ये सर्किट है सपोज, तो इस सर्किट के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे। ठीक है, लेकिन ये इस तरीके से नहीं जाते हैं, आपको ऐसे दिखता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अभी चार्जेस क्या है, चार्ज मूव करता है आगे फिर बैक साइड, फिर मूव करता है आगे फिर बैक साइड। तो हमें ऐसा लगता है जैसे आगे बढ़ रहा है लेकिन बढ़ता नहीं है। ठीक है, बेसिकली ये है एसी के केस में हमारा जो चार्जेस हैं वो हमारे 50 हर्ट्ज़ पे ऑपरेट कर रहे हैं। 20 मिली सेकेंड में हमारे 10 मिली सेकेंड पॉजिटिव दिखाते हैं, 10 मिली सेकेंड नेगेटिव, मतलब 10 मिली सेकेंड के लिए आगे बढ़ते हैं, फिर 10 मिली सेकेंड के लिए पीछे, फिर 10 मिली सेकेंड के लिए आगे, फिर 10 मिली सेकेंड के लिए पीछे। इस तरीके से हमारा करंट यहाँ पे फ्लो होता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे जो चार्जेस हैं वो ख़त्म नहीं होते हैं कभी भी, चार्जेस हमेशा अवेलेबल होते हैं। बस उनको हमें डायरेक्शन दिखानी होती है विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज, जिससे कि वो एक डायरेक्शन में यूनाइट हो जाएं और उसके बाद करंट का फ्लो वहाँ पे स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि आपको सब पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।